नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज जैसे कि हमारे सामने सुनील सर हैं जो कि आपको मच्छरगांव में एसएसबी पाठशाला करके कोचिंग संचालित करते हैं, जिसके माध्यम से इसके आसपास के जितने भी गांव हैं, लगभग 30 के समथिंग गांव है, उन सभी गांव के बच्चे जो है इनके पास आते हैं और मैट्रिक के लिए अपनी तैयारी करते हैं, इंटर के लिए तैयारी करते हैं। तो ये बहुत चर्चित शिक्षक हैं। तो इनके माध्यम से हम कुछ बात करेंगे अगले 15-20 मिनट और देखेंगे उस बात से क्या लाभ मिलता है बच्चों को, और ढेर सारी क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आप बच्चे जो इस साल एग्जाम देना है बोर्ड के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। तो आपका वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पर जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए, थैंक यू सर। तो सर हम सोच रहे थे कि बच्चे जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, वो उनको कुछ डाउट रहता है कि कैसे तैयारी करें, बहुत सारी चीजें है, उसके बारे में बात करेंगे अगला 15 मिनट आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए, बच्चों को बहुत कम समय। मैं मच्छरगांव में मेरा एक संस्था चलता है एसएसबी पाठशाला, जिसमें क्लास 7 से लेके 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। 12th में 8 सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। जी सर। और मैट्रिक की भी पढ़ाई कराते हैं? हाँ, मैट्रिक का। तो सर दोनों टाइम पढ़ाई कराते हैं कि एक टाइम पढ़ाई कराते हैं? सुबह से भी चलती है, सुबह 5:30 से 11 बजे तक और शाम में 2 बजे से लेके 6 बजे तक। अच्छी बात है। सर ये बताइए कि शुल्क क्या रखे हैं बच्चों को, पर मंथ क्या पे करना पड़ता है? हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गरीब फैमिली से भी बच्चे आते हैं पढ़ने, इसलिए हम लोग क्या किए, शुल्क को बहुत न्यूनतम रखे हैं। अच्छा। जो एक मजदूरा ग्रेड कुदाल चलाने वाला भी व्यक्ति वो पैसा को पे कर सके। हम लोग मैट्रिक के मात्र 200 रुपया में, 200 रुपया के मंथली में सभी सब्जेक्ट आराम से तैयारी करा सकते। अच्छा, मतलब एक ही जगह आपके संस्थान में बच्चों के सभी प्रकार, हाँ, सभी विषय के एक जगह एक संस्था में टोटल विषय की तैयारी कराई जाती है। सर ये कितने दिन से आप अपनी कोचिंग का संचालित कर रहे हैं मच्छरगांव में? मेरा कोचिंग 2019 से चल रहा है। अच्छा, 19 से। जी सर। तो पिछले बार सर कितने बच्चे का रिजल्ट अच्छा हुआ था मैट्रिक में? मेरे पिछले बार का मैं इंटर का बता रहा हूँ। मेरे यहाँ 49 इंटर का स्टूडेंट थे जी, जिसमें 47 मैं फर्स्ट डिवीजन से दिया। अच्छा। और 2-3 जो स्टूडेंट बच गए, 2 स्टूडेंट वो रेगुलरली बेस में ना आने के कारण सेकंड डिवीजन हो गए। अच्छा, तो बहुत अच्छा रेशियो, मतलब 49 एडमिशन है इनके पास था पिछले वर्ष और 47 बच्चे जो है ग्रेड 1 से पास हुए, बहुत अच्छी बात है। जी। और एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा संचालित करना, बच्चों को उच्च स्तर पर पहुंचाना बहुत अच्छी चीज होती है। तो सर इस बार आपका क्या टारगेट है, आप कितने बच्चों को? इस बार मेरे यहाँ 55 स्टूडेंट है 12th में। जी ठीक है सर। और मेरा टारगेट है कि 55 का 55, जो पिछला साल 2 बच्चे छूट भी गए थे वो छोड़ना नहीं है। इस बार 55 का 55 को फर्स्ट डिवीजन से पास कराना है। अच्छा, मतलब 50 प्लस आपका रिजल्ट इस बार? यस सर 50 प्लस। तो सर अभी बच्चे आपके पास रेगुलर हैं कि अभी मतलब छोड़ दिए बच्चों को? मेरा सिलेबस सभी कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद मैं 22 अक्टूबर कल से ही क्रैश कोर्स के माध्यम से 100 मैराथन क्लास, 100 दिन का क्लास और 100 दिन प्रतिदिन 100 ऑब्जेक्टिव का डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट का आयोजन हम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि हम समझ रहे हैं कि आप बचे हुए दिन से, मतलब हाँ, जो बचा है मैंने आज से लेकर एग्जाम के दिन से कुछ दिन पहले तक 100 दिन ऐसी तैयारी कराई जाएगी सर। बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये बताइए सर कि जो आप ये क्रैश कोर्स लेने वाले हैं, तो अभी तो आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं, अभी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आपके पास अभी अध्ययन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो भी इस क्रैश कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, तो क्या उनकी परमिशन है? हम लोग ऑल ओवर पूरे खुले रखे हैं कि जो भी बच्चे थोड़ा कम पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, जीरो कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए भी कहीं पढ़ते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी संस्था में लोग अलग अलग जगह क्लासेस करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में जहाँ टेस्ट सीरीज की अच्छी व्यवस्था होती है वहां पे जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम लोग टेस्ट सीरीज की व्यवस्था किया है और वह टेस्ट सीरीज बिल्कुल सभी बच्चों के लिए है और सब बच्चों को एक समान वहाँ ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, मतलब जो बात बच्चे आपके पास नए आवेदन कर रहे हैं वो भी चाहे? हाँ, नए स्टूडेंट भी आ सकते हैं आराम से। अच्छी बात है। तो सर ये तो अच्छी बात है बच्चों के लिए, और हम मेरे वीडियो के माध्यम से जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि आप जाके सर के पास मिलके
इस क्रैश कोर्स का लाभ ले सकते हैं और तुरंत ही आने वाले रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, ये बताइए कि अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो इस कुछ दिन में बच्चों को जो है अपनी शेड्यूल कैसे रखना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि मेरे पास मैं 1 साल में 12 माह में 9 माह गुजार चुका, ठीक है सर। लेकिन बचे 3 माह, लगभग 100 दिन, अप्रॉक्स 100 दिन में एक उनके टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे अब करना क्या है, किस प्रकार पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे सिलेबस बहुत बच्चे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो इन शेष बचे दिनों में वह सबसे पहला प्राथमिकता होगी कि एक टाइम टेबल अच्छा शेड्यूल। वही मतलब बच्चों के शेड्यूल क्या होने चाहिए, टाइम टेबल के समय। तो इसमें सर ऐसे ही बच्चे हैं जो पिछले 9 महीना में पढ़े नहीं हैं, अभी वो सीरियस है पढ़ाई के मामले में, तो उनके लिए थोड़ा बताइएगा कि वो भी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनका रिजल्ट बेहतर हो सके। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो पढ़े हैं उनके लिए भी, और जो नहीं साफ नहीं पढ़े उनके लिए भी। जो पढ़े हैं सबसे पहले जो भी नोट्स जहां भी जिस संस्था से पढ़े हैं उस संस्था के सर के द्वारा नोट्स बनवाया गया होगा, या जो बुक अध्ययन किए होंगे, एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो चाहे एसपीपीटी, जो भी बुक है ये अध्ययन किए होंगे, उस बुक के मुख्य टॉपिक जो मेन टॉपिक है एक शॉर्ट नोट्स की तरह बना ले, वह रिवीजन नोट्स के नाम से बनाए कि मुझे रिवीजन करना है, और एक टारगेट करे कि मुझे 5 दिन में, मान लीजिए 12th क्लास का जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो मुझे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़नी है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हड़प्पा टॉपिक जो है हम लोग के 12th क्लास में हड़प्पा टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन एक टारगेट करें, मैं 3 दिन में मुझे पूरे हड़प्पा सभ्यता को पूरे बेसिक नॉलेज से उसको क्लियर कर लेना, उसके डेट के साथ, कि हाँ मुझे फलना तारीख से फलना तारीख तक हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट टॉपिक को रखेंगे। मतलब आपके जहां हम समझ रहे हैं कि एक चैप्टर को खत्म कर देना, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वेरी गुड। तो इसमें सर अभी जो बच्चे एग्जाम के लेके जो मैट्रिक में जो बच्चे हैं उनके लिए तो पहली बोर्ड है, तो सर आपके पास ये बच्चे मैक्सिमम मैट्रिक के इस साल हैं, तो अभी जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक में उनको अपने पढ़ाई के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं एग्जाम के लिए, पहली बोर्ड है, तो उनको ऐसा क्या बताया जाए कि थोड़ा सा उनके माइंड पे जो है एग्जाम का डर कम पड़े और वो पूरी तरह से पॉजिटिव में एग्जाम दें? सबसे पहले मैट्रिक के बच्चे को, सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग बिल्कुल ना डरे, क्योंकि एग्जाम डर का चीजें नहीं। बिल्कुल, जैसे ही डर जाते हैं तो बहुत सारा चीज जो है कि जानकारी भी भूल जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए डरना नहीं है, उनको जो पढ़े हैं वो माइंड में सेट करे, आत्मविश्वास बनाए, अपने अंदर के विश्वास को रखे कि मैं जो पढ़ा हूं उसी में बहुत बेहतर करना है, और बहुत बेहतर करना है। इस मामले में वो क्या करे कि जो पढ़े हैं उनके एक नोट्स प्रॉपर बनाए और नोट्स के माध्यम से पढ़े। हमारे संस्था के द्वारा चाहे अन्य भी संस्था के द्वारा एग्जाम के सभी शेड्यूलेशन को बताई जाती है कि कैसे बोर्ड में एग्जाम देना है। जैसे मेरे यहाँ OMR शीट का भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, रोल नंबर कैसे भरना है, रोल कोड कैसे भरना है, ये सब बताई जाती है। अच्छा, पूरी तरह से मतलब उनको एक प्रैक्टिस के तौर पे लिया, प्रैक्टिस के तौर पे उनको लिया जाता है। ठीक है। तो अभी बच्चे जो हम देख रहे हैं वीडियोस के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि एग्जाम तो होता रहता है, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हुए हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप एग्जाम एक सकारात्मक रूप में ले उसको। अच्छा, आप पढ़े हैं तो भी असर नहीं पड़ेगा आप एग्जाम देंगे तो, और नहीं पढ़े हैं एकदम से नहीं पढ़े हैं तो भी कोई असर पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए आप पॉजिटिव में ले, एग्जाम दे बढ़िया से। आगे सर हम लोग बढ़ते हैं और ये हम लोग देखते हैं कि अभी फरवरी में शायद एग्जाम शेड्यूल, हाँ, लगभग 1 फरवरी के आसपास से 12th का एग्जाम शुरू हो जाता है, लगभग 14 फरवरी के आसपास से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होता है। तो सर ये बताइए कि हमको लगता है कि लगभग बच्चे मैथ का तो क्लास कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं, और थोड़ा बहुत आपको हिंदी अगर वगैरह साइंस का भी कर हो जाता है। हाँ, साइंस मैथ कंपल्सरी, हर बच्चा को देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो साइंस मैथ का क्लास नेसेसरी रूप से करते हैं। हाँ, करते हैं। तो मैथ, साइंस और आपका ये हिंदी तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा बच्चों को जो संस्कृत लेकर पढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सजेस्ट कीजिएगा तैयारी करने के लिए? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है वह हम लोग को भाषा से, हम ही लोग की भाषा है,
हम लोग का हिंदुस्तान भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं शुरू से उस पर ध्यान कम, क्योंकि रुचिकर सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, रुचिकर सब्जेक्ट नहीं होने से उसको, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट, अगर जो बच्चे किसी सर के माध्यम से पढ़े जी, तो जो सर ने पढ़ाए हैं उसी को वन नोट्स बना लें। और क्योंकि संस्कृत के सिलेबस बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है, अगर बच्चा ध्यान दे दे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे कि हम जानना चाह रहे थे कि सर जो बच्चे इस साल जो है अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो उनमें सर उनको क्या रहना चाहिए? पहले उनको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए कि पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए उनको? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों को कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो खंड करके पेपर आते हैं जी। और पहले एग्जामिनर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा पेपर भरना होता है जो वहाँ एग्जाम लेते हैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले बच्चों को OMR शीट भरने की सलाह देते हैं। बिल्कुल। और मेरे कहने के हिसाब से कि OMR ही पहले भरना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भरना चाहिए, ताकि क्या है कि उसको एक नंबर में जो टिक कर दिए तो एक नंबर आपका हो गया। अच्छा अच्छा, सही है। तो इसलिए पहले फ्रेश माइंड से आदमी जाता है और ऑब्जेक्टिव अच्छा से कर ले, उसके बाद सब्जेक्टिव सेक्शन में जाने से उसमें कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। बिल्कुल। तो लघु उत्तरीय में 2 अंक होता है और दीर्घ उत्तरीय में 5 अंक होता है। इसलिए सही बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हल करना चाहिए, ताकि मेरा कोई गलती ना हो और मेरा 5 का 5 मार्क्स पूरा हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब उनको बड़े अच्छे मार्क्स वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना हाँ, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। ये बताइए सर कि बच्चों को जो है एग्जाम जब दे रहे हैं तो उनको अगले 3.5 घंटे का समथिंग लगभग समय मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट सर। हाँ, तो सबसे पहले उनको सर मेरे हिसाब से तो OMR शीट मिलता होगा। हाँ, सबसे पहले जाते हैं तो उनको OMR शीट मिलता है। तो उसको भरने से संबंधित कोई सलाह बच्चों को, ताकि उनको दिक्कत सबसे ना हो? पहले मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों को कि पहले की अपेक्षा अभी बहुत सहूलियत की गई है जी 2018-19 के पहले OMR शीट एक खाली आता था जी, इसमें नाम, रोल, स्कूल नेम, रोल कोड, बहुत सारा चीज फिलअप करना होता था, सब डालना होता था, रिजल्ट पेंडिंग। हाँ, उसी में बच्चे गलती करते थे तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाता था, अच्छे अच्छे बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता था। सही बात। लेकिन आज क्या की है, बिहार बोर्ड बहुत सहूलियत की है बच्चों के हित में, सब चीज फिलअप करके दे रही है। उसका नाम, पिता के नाम, रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल नाम, अच्छा, ये सभी चीज पहले से फिलअप है। अच्छा, बस उसको वहां क्या करना है, सब्जेक्ट कोड आता है, सब्जेक्ट कोड भर देना है और दस्तखत करना है, नाम भर देना है, उसमें लिपि होता है कि आप किस लिपि में, देवनागरी लिपि या कौन लिपि, वो भर देना। तो सर अभी बताइए कि सर बच्चे जैसे एग्जाम अभी होने वाला है तो उसमें मैथ में कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैथ में ऐसे कौन कौन से मुख्य टॉपिक है जिसको बच्चे हुए दिन में टच करके जाएं ताकि उनका आसान हो? सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि बहुत सारे कम समय बचे हैं, मात्र 100 दिन का समय बचा है और मैथ में 15 चैप्टर होता है। तो 15 चैप्टर होता है तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं कि 6 से 7 चैप्टर है। अगर बच्चे उस पर पकड़ बना लेते हैं तो लगभग 60 से 70% मैथ में अंक प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट? सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर के बता रहा हूँ, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है। तो नंबर सिस्टम जो संख्या पत्ती की वास्तविक संख्या, बहुत सारे उसमें क्या होता है, HCF LCM बनाना। तो HCF LCM आराम से बच्चे ले लेते हैं, तो वो आराम से 2 नंबर के 1√3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है वो कर लेंगे, 2 नंबर के पूछ देगा। सर मुख्य टॉपिक बता दीजिए। एक मतलब कि जो हम लोग संख्या पत्ती का फर्स्ट चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपको बहुपद आता है, थर्ड चैप्टर में 2 चर वाली रैखिक समीकरण और फोर्थ चैप्टर में आता है द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद AP है जी, AP आपको समांतर श्रेणी। ठीक है, उसके साथ चले जाएंगे त्रिकोणमिति। अच्छा, पहले तो त्रिकोणमिति की यह सिलेबस बनाई गई थी कि 40 नंबर का पूछा करता था। अच्छा अच्छा, लेकिन आज सिलेबस में थोड़ा उसमें कमी की गई है, बदलाव किया गया। हाँ, बदलाव किया गया, तब भी आज भी बहुत अधिक, सभी चैप्टर के अपेक्षा त्रिकोणमिति से ही अधिक। सबसे ज्यादा ध्यान बच्चे देंगे त्रिकोणमिति पर, क्योंकि उससे लगभग 15+ मार्क्स का उससे क्वेश्चन रहता है। त्रिकोणमिति को पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, त्रिकोणमिति को ज्यादा ध्यान। उसके बाद 14 एक चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें आपको माद, माध्यिका, बहुलक ज्ञान करना। ये भी सब, हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है।
और मैं दीर्घोत्तरीय के लिए बताना चाहूंगा कि दीर्घोत्तरीय में 4 चैप्टर बच्चे ध्यान दे लेंगे, 3 चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक ग्राफ सीख लेंगे, बहुत नॉर्मल भाषा में ग्राफ सीख लेंगे, वह निश्चित ग्राफ आता है। अच्छा, ग्राफ तो एक दो तो आता ही है, हम लोग इसमें भी 1-2 ग्राफ है। हाँ, हमेशा सिलेबस वही रखा है, ग्राफ निश्चित आता है।